हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9 चिल्ड्रंस के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साथ के साथ आपको यहाँ पे मिलता है गोल्डन पॉइंट। और ये वो सारे गोल्डन पॉइंट हैं जिससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और ये चैप्टर कौन सा चल रहा भाई, ये सब्जेक्ट आपका सोशल स्टडीज़ है। और आज हम डे नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं। अगर आपने डे नंबर 9 तक का लेक्चर नहीं देखा है तो उसे कंप्लीट जरूर कर लेना। वो आपको कहाँ पे मिलेगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लगा दूंगा, बिल्कुल वहाँ से आप जा सकते हो। तो आज का चैप्टर बहुत आसान है, लैंड सॉइल वाटर नेचर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें आते हैं, लेकिन मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो मेरे भाई, आपको सिंपल सा रूल फॉलो करनी होती है, वो रूल तो आपको पता ही होगा। अगर पता नहीं है तो चलो मैं बता देता हूँ। पहला जो रूल है आपका, क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। जैसे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आता, अरे भाई वीडियो को स्टार्टिंग में पॉज मत कर देना, पता चला कि सर ने बोला पॉज कर दिया बैठे रहे। अरे नहीं, जैसे क्वेश्चन आए ना तो वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद खुद से पहले ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, है ना, देन आप सॉल्यूशन देखें। भाई ईमानदारी से ये काम कीजिए, आपको थोड़ी ना कोई देख रहा भाई आप कितने सही कर रहे हो कितने गलत कर रहे हो, है ना, वो चीज़ कोई देख नहीं रहा, इसलिए ईमानदारी से ये काम कीजिए। अरे कम भी नंबर आए तो छिपा लेना, किसी को बताना क्यों भाई, है ना, बिल्कुल। लेकिन आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि भाई कितने मार्क्स आए आपके, ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन है आज का, जो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट और रीनेबल रिसोर्स। इसमें से बताइए, कभी वो नोट आए तो उसको क्या करना है, नोट को अंडरलाइन कीजिए। पूछा इसमें से बताओ, इसमें से रीनेबल रिसोर्सेज कौन सा नहीं है। तो पहले मुझे ये बताओगे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं। मैंने आपको 3 पॉइंट बताया था। 3 पॉइंट में क्या बताया था, जिसको बनने में सबसे कम टाइम लगे उसको हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। लेस टाइम टेकन, है ना, लेस टाइम टेकन, जो कम टाइम में बन जाए उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज करते हैं। और ये जो होता है, ये क्या होता है मेरे भाई, ये अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अनलिमिटेड अमाउंट में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो अनलिमिटेड अमाउंट में है। और इसमें एक पॉइंट और आपको याद रखनी है, वो पॉइंट क्या था, जो कि रिप्लेस हो जाता है ईजिली, जो कि रिप्लेस हो जाता है ईजिली 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 ईजिली, ठीक है भाई। तो ये 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसमें देखोगे क्या सोलर एनर्जी आपका रिन्यूएबल, क्या पूछा कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, नहीं में ध्यान देना है। तो बिल्कुल आपका जो सोलर एनर्जी है ये आपका है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। विंड एनर्जी ये भी है, आपका वाटर है ये भी है। लेकिन जो फॉसिल्स फ्यूल होते हैं, फॉसिल्स फ्यूल आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो फॉसिल्स फ्यूल का आपका साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ कौन कौन से फॉसिल्स फ्यूल आपको पता होना चाहिए। 3 आपको फॉसिल्स फ्यूल का नाम याद रखना है। एक क्या होता है भाई मेरे, एक होता है कोल, ऑलरेडी मैंने बता रखा बट फ्री में बता देता हूँ। एक होता है कोल और दूसरा क्या होता है भाई, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम है। और तीसरा आपके लेवल पे क्या है, नेचुरल गैस। ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, जल्दी बोलेंगे, ये तीनों के तीनों होते हैं आपके फॉसिल्स फ्यूल होते हैं। और ये तीनों के तीनों के एग्जाम्पल क्या है, ये तीनों जो हैं आपके क्या है, जल्दी बोलेंगे, ये क्या रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल। ये तीनों जो एग्जाम्पल में आता है, ये तीनों आता है नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल में आता है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए फॉसिल्स फ्यूल है क्या, और ये कैसा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो ये जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये बनने में बहुत साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ द ईयर लगते हैं। आपको पता ही होगा, ये सारी चीज़ें आपने कोल पेट्रोलियम में पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसका करवाया है, बिल्कुल आपको सारे के सारे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। कौन से नाम से, मास्टर एनसीईआरटी के नाम से आपको मिलेगा क्वेश्चन, चैंपियन गाइड से नाम से मिलेगा आपको थ्योरी, और पीवाईक्यू आपको तो करना ही करना है। अच्छा क्वेश्चन में सेकंड दो क्या है, विच टाइप ऑफ सॉइल। अब देखो जमीन के बारे में पढ़ना है, जमीन से क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। तो देखो क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉइल बेस्ट सुटेड फॉर द ग्रोइंग कॉटन। पूछा कॉटन के लिए कौन सा मिट्टी, क्या कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। कपास बोले, कॉटन बोले, बात बराबर, बताओ कौन सी मिट्टी होती है सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छी कौन सी होती है। क्या वो क्या है, क्या हिंदी पढ़ा, प्लावन मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, रेगिस्तानी मिट्टी होती है। जल्दी से बोलो, ये जो होती है इसके लिए, ये ब्लैक मिट्टी बोले तो काली मिट्टी होती है। अब मुझे ये बताएंगे जो एल्यूलर सॉइल है ये किसके लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। तो इसमें आपको एग्जांपल बिल्कुल याद कर लेना। मैं आपको इसमें 2 एग्जांपल लिख कर दूंगा और ये दोनों आपको याद कर लेना। पहला जो एग्जांपल मैं लिख दूंगा, जो एल्यूलर सॉइल होता है ये बेस्ट होता है किसके लिए, किसकी खेती के लिए, राइस के लिए, जैसे आपका चावल वगैरह का उसके लिए हो गया, फिर वेट के लिए, इन दोनों के लिए ये बेस्ट होता है, ठीक है मेरे भाई। और ब्लैक जो मिट्टी होता है मैंने बता दिया, जो होता है कॉटन के लिए होता है। अब मुझे ये बता दो कि इसमें क्या बोलते हैं, कॉटन हो गया। और मुझे ये बता दें कि रेड सॉइल ये किसके लिए बेस्ट होता है, जल्दी बोलो, ये बेस्ट किसके लिए होता है।
जितने भी आपके जैसे पल्सेस वगैरह होते हैं, जो भी पल्सेस वगैरह खाते हो ना, ये बेस्ट जो होता है ये पल्स के लिए होता है, पल्स के लिए होते हैं ना, ये पल्सेस के लिए होते हैं। और जो डिज़र्ट होता है ये बताओ ये किसके लिए सूटेबल होता है, जल्दी बोलेंगे। ये जो सूटेबल होता है ये भी आपका अगर देखा जाए तो ये भी होता है आपके किसके लिए, कॉटन के लिए होता है। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो बेस्ट है वो आपका हो जाएगा मेरे भाई ब्लैक सॉइल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो नहीं, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि टेरेस फार्मिंग हेल्प इन द प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, जो सीढ़ीदार जो खेती होती है, खेती निम्नलिखित में से किसको रोकने में मदद करती है। तो सीढ़ीदार, देखो सबसे पहले आपको नाम है टेरेस फार्मिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो टेरेस फार्मिंग क्या होता है ये जल्दी मुझे बताओ। और इसका जो काम होता है, क्या ये रोकता है, किसको रोकता है, वाटर पोल्यूशन को रोकता है? नहीं मेरे भाई, ये वाटर पोल्यूशन को नहीं रोकता है, ये सॉइल इरोजन को रोकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट द सॉइल फॉर्मेशन, इसमें से कौन सा फैक्टर है जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता है सॉइल को बनाने के लिए। तो निम्नलिखित में जो कौन सा कारण सीधे मृदा निर्माण में योगदान नहीं देता है, तो जल्दी बोलो कौन सा नहीं है। क्या वेदरिंग ऑफ रॉक हो गया, या ऑर्गेनिक मटेरियल, या एयर पोल्यूशन, या डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या वेदरिंग ऑफ रॉक जो होता है ये भी डायरेक्टली आपका हेल्प करता है सॉइल के फॉर्मेशन में, ऑर्गेनिक मटेरियल भी आपका हेल्प करता है। लेकिन एयर पोल्यूशन का भाई सॉइल फॉर्मेशन से क्या लेना देना, कोई लेना देना है क्या उसका? बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे बताएंगे वेदरिंग ऑफ रॉक का मतलब क्या होता है। वेदरिंग ऑफ रॉक का मतलब होता है जो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ, क्या लिखें इसमें, लिखेंगे ब्रेक डाउन। अगर पूछेगा बताओ वेदरिंग ऑफ रॉक का क्या मतलब है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स है ना, रॉक से रॉक की बात हो रही है, तो रॉक से ब्रेक डाउन रॉक्स उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक। बिल्कुल आपका जैसे मिट्टी वगैरह रॉक बहुत जब मतलब टूट के क्या बनता है, सॉइल फॉर्मेशन बनता है। ऑर्गेनिक मटेरियल के हेल्प से भी आपका क्या बनता है, ऑर्गेनिक मटेरियल में जैसे क्या क्या आ गया, जैसे आपको पता होगा कि एनिमल जो मर जाता है, एनिमल जैसे आपने जैसे कोल पेट्रोलियम जब पढ़ोगे तो वहाँ पे जो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है, जल्दी बताओ किसके हेल्प से होता है पेट्रोलियम का फॉर्मेशन, मेरीन एनिमल के हेल्प से होता है ना। तो जब वो मरते हैं तो नीचे जाकर वो क्या होते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं, धीरे धीरे होते हो, तो वहाँ से भी आपका सॉइल का फॉर्मेशन होता है। बिकॉज वहाँ पे कोई जीवित चीज़ वहाँ पे जाकर है ना नीचे में जमा हो रहा होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड, ये तो क्लियर लिख दिया। इसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने इनडायरेक्ट वे में लिखा है ऑर्गेनिक मटेरियल, और यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया। तो ये सारे के सारे जो होते हैं डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है तो क्या है, व्हाट इज़ वैल्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज इट इज़ इसेंशियल फॉर, पानी एक, अच्छा और सॉरी अरे भाई वाटर है, मैं भी पूछूँ है ना, वाटर इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स। वाटर जो है वो आपका वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। क्यों वाई पानी एक बहुमूल्य संसाधन है, क्योंकि वो आवश्यकता है। किस लिए आवश्यकता है पानी, क्या लाइफ प्रोसेस के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है आपको, या क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क, या ओनली एग्रीकल्चर या मेकिंग मशीन। इसेंशियल पूछा तो बिल्कुल यार, ज़िंदगी जीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो लाइफ प्रोसेस में पानी का बहुत ज़्यादा हेल्प है। इससे आपका जैसे कि क्या क्या चीज़ में हेल्प करता है, जैसे अगर देखोगे लाइफ प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा, अच्छा ये 10th में चैप्टर है, जैसे वहाँ पे पढ़ेंगे जब पानी पीते हैं तो हेल्प करता है, किसमें, डाइजेशन में हेल्प करता है ना, डाइजेशन में हेल्प करता है। और आपका जैसे कि सर्कुलेशन में हेल्प करता है, मतलब बॉडी का जितना ही प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस में आपका हेल्प करता है। और आपका सर्वाइव मतलब कि आप इसमें लिख सकते हो क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, हर चीज़ में आपका वाटर हेल्प करता है। तो लाइफ प्रोसेस मतलब सारे लाइफ प्रोसेस में हर एक चीज़ है। आप 10th में जाएंगे बिल्कुल इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल इसका एसेंशियल है, किसके लिए एसेंशियल है पानी भाई, जिंदगी जीने के लिए। अगर पानी नहीं, क्या एग्रीकल्चर नहीं भाई, ओनली एग्रीकल्चर में से क्या लेना देना है, लेकिन ओनली एग्रीकल्चर नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड काउज ऑफ सॉइल, इसमें से बताओ सॉइल इरोजन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है मृदा अपदान का मानव निर्मित करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग जो ह्यूमन मेड काउज, ह्यूमन मेड मतलब ह्यूमन की वजह से, हमारे वजह से, इंसानों की वजह से सॉइल इरोजन जो होता है, बताओ इसमें से कौन सा वजह है, जल्दी बताएंगे। क्या ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, ये हमारे वजह से होता है, या लैंडस्लाइड, क्या ये हम करते हैं, अर्थक्वेक, बिल्कुल जो लैंडस्लाइड है, अर्थक्वेक है, वैंडस्टोन है, ये सारे जो होते हैं ये सारे के सारे नेचुरल फिनोमेना। ये कैसे हैं भाई, नेचुरल फिनोमिना है। तो नेचुरल फिनोमिना की वजह से होता है, लेकिन ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, पशु द्वारा
अत्यधिक चराएं, अगर देखो जो इंसान हमसे गाय वगैरह चलाते हैं ना, जो पशु वगैरह चलाते हैं कैटल वगैरह, तो अगर वो ओवर ग्रेजिंग कर दें तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। तो बिल्कुल ह्यूमन के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर अगर आपसे पूछता कि बताओ कि नेचुरल की वजह से क्या है, तो बिल्कुल आपके लैंड स्लाइड अर्थ हो गए, ये सारे के सारे नेचुरल फिनोमेना की वजह से होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। इसमें से कौन सा मेथड नहीं है। देखो नहीं वाला क्वेश्चन मैं ज़्यादा क्यों करवाता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो बताओ इसमें से कौन सा मेथड नहीं है सॉइल को कंजर्व करने के लिए। क्या वो टेरेस फार्मिंग नहीं है। अब हमने अभी देखा भाई टेरेस फार्मिंग है, ये डायरेक्ट किसको कंट्रोल करता है भाई, ये डायरेक्ट कंट्रोल करता है सॉइल इरोजन को, है ना। किसको कंट्रोल करता है, जल्दी बोलो। ये सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है, सॉइल इरोजन, है ना। उसके बाद अफोरेस्टेशन, बिल्कुल भाई ये भी आपका करें। एफोरेस्टेशन होता है क्या, देखो एक बार क्वेश्चन ही पूछा गया था कि एफोरेस्टेशन क्या होता है। एफोरेस्टेशन उसको बोलते हैं जहाँ पे आप क्या करो, प्लांटिंग ऑफ ट्री, है ना। प्लांटिंग सिर्फ प्लांटिंग कर दो, या प्लांटिंग मोर ट्री, प्लांटिंग मोर ट्री कर दो, प्लांटिंग मोर ट्री। अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल से अगर जो पेड़ लगा रहे होते हो ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एफोरेस्टेशन बोलते हैं सिंपल वर्ड में। तो पेड़ लगाना उसको एफोरेस्टेशन कहते हैं, और पेड़ को काटना, पेड़ को काटना ये आपका क्या करता है, डिफोरेस्टेशन। सिंपल याद रखना, कटिंग ऑफ ट्री। अगर पेड़ को कट करें तो आपका डिफोरेस्टेशन कहलाता है, पेड़ को लगाएं तो उसको एफोरेस्टेशन कहते हैं। और टेरेस फार्मिंग आपको मैंने बताया आपको सॉइल इरोजन में हेल्प करता है। अच्छा क्या है, कंट्रोल प्रूफिंग, बताओ ये हेल्प करता है, बिल्कुल ये भी आपको हेल्प करता है। ये भी आपको किस चीज़ में हेल्प करता है, इनडायरेक्ट वे में, ये भी आपको सॉइल इरोजन में आपका हेल्प करता है। बिल्कुल ये भी आपको पता से पूछा इसमें से कौन सा सॉइल कंजर्वेशन का मेथड नहीं है। जो पेड़ जो आप काटेंगे तो क्या होगा भाई, पेड़ काटेंगे तो पेड़ की कमी होगी, तो क्या होगा भाई, डिफोरेस्टेशन होगा, मतलब सॉइल इरोजन होगा। सॉइल अगर इरोजन हो गया तो मतलब कि सॉइल इरोजन को ये क्या करता है, प्रिवेंट नहीं करता है, इसको प्रोमोट करता है। जब सॉइल इरोजन होगा तो आपका क्या हो जाएगा, सॉइल कंजर्वेशन नहीं रहेगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ, कोई पीड़ा या कोई कष्ट, अरे कुछ नहीं होना चाहिए मेरे चौकर में भाई, मेरे दोस्तों को कुछ नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीनेबल रिसोर्सेज है। फिर से पूछा है, बताओ मुझे इसमें से रीनेबल रिसोर्सेज क्या। भाई आपको तो याद हो गया, बताओ 3 पॉइंट है मैंने बताया, जल्दी बोलो। पहला पॉइंट है मैंने क्या बताया, जल्दी बोलो भाई, जो कम टाइम ले, लेस टाइम। और दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया, जो रिप्लेस हो जाए इजीली। और तीसरा हमने क्या बताया, जो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। पूछा बताओ इसमें से कौन सा नेचुरल गैस जो है ये आपका हो जाएगा मेरे भाई रीनेबल रिसोर्सेज। कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये होता है नॉन रीनेबल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द कंटिन्यूस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर इज नोन एज, क्या उसको हम क्या बोलते हैं, हमने अपने पढ़ा होगा साइंस में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है कि अगर टेम्परेचर कंटिन्यूस इंक्रीज होता रहे उससे क्या होता है, और ये किसके वजह से होता है। जो देखो जब आपका CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा होने लगता है, CO2 का लेवल इंक्रीज़ होता है, तो इससे क्या होता है मेरे भाई, इससे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से काउज होता है, ये आपका होता है CO2 की वजह से काउज होता है। और ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है आपका अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगता है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन में इसका जो ए है ये आपका करेक्ट है। चलो इसमें आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन आपका ये है, कई बार मैंने करवाया आपको, PYQ में मैंने करवाया, PYQ में न जाने कितने बार रिपीट हुए हैं। कौन सा क्वेश्चन, एसिड रेन। मुझे बताएंगे एसिड रेन में कौन कौन सा गैस है। देखो ये सब सारे साइंस के क्वेश्चन, इसलिए मैं साइंस के क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बिकॉज मैंने करवा दिया है, आपको पता भी होगा और आप मुझे इसका आंसर देंगे। मुझे बताओ एसिड रेन में कौन कौन से गैस होते हैं। 2 गैस का हमने आपको नाम बताया, कई बार बताया है, 1-2 बार नहीं कई बार बताया है। तो मुझे बताएंगे तो कौन कौन सा, मुझे ज़रूर अभी वीडियो पॉज कर कमेंट कीजिए, जस्ट कमेंट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू द लॉस ऑफ द नेचर वेजिटेशन। देखो आपको यहाँ पर ध्यान देना है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्ड पे। तो इस वाले क्वेश्चन में यही मतलब इंपॉर्टेंट है कि भाई इसका डायरेक्टली पूछा, डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट असर करता हो, इनडायरेक्ट में जो कि घुमा फिरा के असर करता हो। जैसे देखो एक एग्जांपल अगर मैं इसका सिंपल सा एग्जांपल लूँ अगर, तो क्या ले लूँ, हाँ कि जैसे आप देखो ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। एक है देखो अब यहाँ पे पहले आप ईमानदारी से क्या करना, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। पढ़ाई का एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ मैं। तो पढ़ाई अच्छी ईमानदारी से आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी कीजिए बहुत ईमानदारी से। तो एक तो आपको इसका क्या होगा, डायरेक्ट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक तो डायरेक्ट क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक होता है आपका लाइफ, है ना, लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल देखो आपका स्टडी में 2 चीज़ डिपेंड करता है। एक तो आपका रिजल्ट,
है ना, एक आपका क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। अभी देखो इसको कितना प्यार से मैं समझाने वाला हूँ, आई होप कि आपको समझ में आएगा तो मुझे ज़रूर बताना। एक होता है लाइफ स्टाइल। तो स्टडी में आपका दो चीज़ डिपेंड है, एक होता है रिजल्ट, रिजल्ट आपका डायरेक्ट रिजल्ट है। अब अगर अच्छा पढ़ोगे तो बिल्कुल आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, बिल्कुल ये बात फैक्ट बात है, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो रिजल्ट डायरेक्ट आएगा। लेकिन क्या रिजल्ट आने के बाद जस्ट लाइफ स्टाइल आपका चेंज हो जाएगा? नहीं, डायरेक्ट चेंज नहीं होगा। लाइफ स्टाइल चेंज होने के लिए आपको थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिपेंड किस पे किया भाई? स्टडी पे डिपेंड। देखो आपका आपने अच्छे से पढ़ाई किया, आपका क्या आया? रिजल्ट आया, रिजल्ट में आपका सिलेक्शन हो गया। जैसे आप अभी एएमयू को तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ईमानदारी से पढ़िए तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। ठीक है मेरे भाई, सिलेक्शन हो गया। और जब सिलेक्शन होगा तो आप देखना कुछ दिन बाद आपके लाइफ में ऑटोमेटिक आपका लाइफ स्टाइल चेंज होने लगेगा। क्या ये जो लाइफ स्टाइल आपका चेंज हो रहा है क्या डायरेक्ट स्टडी की वजह से? नहीं, ये इनडायरेक्ट। इसके देखो इसके लिए आपको क्या लाइफ स्टाइल चेंज के लिए पहले आपको ईमानदारी से पढ़ाई करना पड़ा, पढ़ाई करने के बाद आपने बहुत मेहनत की, तो आपका रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट अच्छा आया तो फिर आपका लाइफ स्टाइल चेंज आया। तो रिजल्ट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब डायरेक्ट स्टडी आया था, रिजल्ट आ गया, लेकिन लाइफ स्टाइल चेंज में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जो डायरेक्ट डिपेंड करता है उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं, जो इनडायरेक्ट वे में करता है उसको हम इनडायरेक्टली कहते हैं। आई होप कि इससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी आया होगा और साथ के साथ आपको समझ में आ गया होगा। तो बताओ इसमें से 10 नंबर का आंसर जल्दी से बता देंगे। अब तो आपको समझ में आ गया तो आप खुद भी बता सकते हो, तो जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, लेट नहीं करना है। जो तो फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टली बताओ क्या डिफोरेस्टेशन होता है? बिल्कुल आपका डिफोरेस्टेशन और वनों की कटाई ये डायरेक्टली किसको नुकसान पहुंचाता है? लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग से नहीं भाई, ये तो आपको इंप्रूव करता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, अफोरेस्टेशन, ये सब क्या होता है? ये सब के सब क्या करते हैं? लॉस नहीं करते हैं, ये सब के सब बेनिफिट होते हैं इसके लिए, है ना, बेनिफिशियल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं ये सारे के सारे। अफोरेस्टेशन मतलब मैंने क्या बताया आपको, पेड़ अगर लगाओ तो ये आपका क्या होता है? अफोरेस्टेशन होता है। क्वेश्चन में 11 देखो क्या है कि व्हाट इज़ द मेन काउज ऑफ वाटर स्कार्सिटी इन सिटी। शहरों में जल संकट का मुख्य कारण क्या है? तो बता दो शहर में रहने वाले लोग, जल्दी बताएं। पानी आप खरीद के पीते हो ना यार, हम सब तो गांव में रहते हैं, हमें तो कोई मसला नहीं है। चलो ठीक है बताओ। तो ये मजाक था बस, है ना, और रियलिटी भी है। तो बताओ कि शहरों में जल संकट का मुख्य कारण क्या क्या? बैलेंस यूज़ ऑफ, क्या शहर के लोग बहुत अच्छे वाटर को बैलेंस वे में यूज़ करते हैं, इस वजह से नहीं यार। अगर ऐसे वजह से यूज़ करते बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सेसिव यूज़ ऑफ, बिल्कुल अगर एक्सेसिव अगर यूज़ करो तो ये कहीं ना कहीं आपका नुकसान पहुंचाता है। रेनफॉल हार्वेस्टिंग नहीं, ट्री प्लांटिंग नहीं। आपका जो मेन ऑप्शन जो होगा बताओ क्या हो जाएगा? एक्सेसिव यूज़ एंड वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी का अधिकतम उपयोग करना और बर्बादी करना, जिसकी वजह से क्या होता है? स्कार्सिटी आता है वाटर। सिटीज़ पूछता है वैसे कहीं भी जाओ, चाहे वो सिटीज़ दे या ना दे, तो स्कार्सिटी जो वाटर आएगा, अब अत्यधिक यूज़ करते जाओ, बेवजह यूज़ करो, है ना, तो भाई उससे आपका किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा यूज़ करोगे, बहुत ज़्यादा ही यूज़ करोगे। एक्सेप्ट माइंड एक्सेप्ट दिमाग, अगर आप दिमाग को जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, वो भी पॉजिटिव वे में भाई, नेगेटिव वे में नहीं, इसको जितना ज़्यादा यूज़ करोगे ये इतना ज़्यादा इंक्रीज होता रहेगा। बिल्कुल ये बात फैक्ट बात है। और ये इसी चीज़ पर आपको इम्प्रूव, मतलब इसी चीज़ पर आपको क्या करना चाहिए? फोकस करनी चाहिए माइंड को यूज़ करने में। लेकिन जैसे पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करो खत्म हो जाएगा, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करो बिल्कुल खत्म हो, लेकिन दिमाग को जितना ज़्यादा यूज़ करो उतना ज़्यादा आपके लिए, लाइफ के लिए बेनिफिशियल हो, आपके लाइफ स्टाइल, आपके रिजल्ट, आपका हर चीज़ के लिए यूज़फुल होगा। इसी दिमाग को ज़्यादा यूज़ कीजिए, वो भी कौन किस वे में? पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में यूज़ नहीं करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर मेनली इसेंशियल फॉर द, क्या वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य किसके लिए बनाए गए हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताओ किसके लिए बनाया गया है, जल्दी बता दो मुझे। क्या वो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए बनाया गया वाइल्ड लाइफ? नहीं यार, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए वाइल्ड लाइफ क्यों बनाएंगे? हमें अपना खुद घर है ना, आप हम सब घर पे खुद रहते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वाइल्ड लाइफ, भाई कहाँ वाइल्ड लाइफ कहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन दोनों में से कोई भी क्या मैचिंग हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, गलत बात है। बिल्कुल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया भाई? ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया है। जैसे कि आपका जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसके अंदर खास तौर पे किसको हम कंजर्व करते हैं, जल्दी बोलो। इंडेंजर्ड स्पीसीज को ध्यान रखना है। ज़्यादातर है ना इंडेंजर्ड स्पीसीज। चलो इसी बहाने मुझे ये बता दो, इंडेंजर्ड स्पीसीज किसको बोलते हैं? इंडेंजर्ड स्पीसीज उसको बोलते हैं जो कि अभी है जिंदगी, मतलब अभी है अर्थ पे, अभी तो प्रेजेंट है, लेकिन वो कुछ दिन में टपक जाएंगे। मतलब ये कि वो कुछ दिन में समाप्त हो जाएंगे। जो अभी हैं लेकिन वो 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल के अंदर में वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं इंडेंजर स्पीसीज़। उसी को हम बचाने के लिए हम कहाँ रखते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रखते हैं, ताकि वो खत्म ना हो और भी हमारे मतलब और भी इस दुनिया में ज़्यादा दिन रहे। ठीक है भाई। अब मुझे इसी बहाने एक और बता दो, एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ किसको बोलते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ उसको बोलते हैं जो कि इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं, जो दुनिया में प्रेजेंट नहीं है। इसमें आपको 2 एग्जाम्पल याद रखना होता है। डीडी, अरे बीबी नहीं, डीडी
डीडी बोले तो क्या एक होता है डोडो, एक होता है डायनासोर। ये लिख लेना डायनासोर, ये दोनों जो होते हैं ये दोनों एक्सटिंक्ट के स्पीसीज हैं। ऑलरेडी ये सारे के सारे मैंने करवाया, बट अभी आपको ज़रूरत है मैं आपको बता रहा हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन काउज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज ऑफ सॉइल इरोजन। बताओ इसमें से सॉइल इरोजन का कौन सा काउज है। क्या ट्रेस फार्मिंग? नहीं भाई, ये जो है ये ट्रेस फार्मिंग ये तो काउज नहीं, ये तो प्रिवेंट करता है। ये प्रिवेंट करता है, किसको प्रिवेंट करता है? ये प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन। एफोरेस्टेशन ये भी आपका प्रिवेंट करता है। ओवर ग्रेजिंग या बिल्डिंग चेक डैम, ओवर ग्रेजिंग एनिमल, बिल्कुल ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल अगर ओवर ग्रेजिंग होने लगे तो ये क्या होगा भाई, ये आपका करवाएगा सॉइल इरोजन। कैसे करेगा? देखो वहाँ पे आप क्या करेंगे, ओवर ग्रेजिंग ओवर करोगे तो वहाँ का पेड़ पौधा सब खत्म हो जाएगा, आपको पता है मेरे भाई। देखो इसका मतलब सॉइल इरोजन, देखो आपका ये सपोज कि मिट्टी बना दो कुछ, मान के चलिए आपका मिट्टी है, ठीक है, ये आपका क्या है, मिट्टी है, और इस मिट्टी में है पेड़ लगा हुआ, ये आपका है पेड़, मान लो यार, है ना, मजाक मत बनाना भाई ड्राइंग का मेरे, बहुत अच्छा ड्राइंग करता हूँ मैं, देख रहे हो कितना प्यारा प्यारा ड्राइंग है। अरे मान लो कि ये बहुत अच्छा, मान लो, इमेजिन कर लो, क्या दिक्कत है। तो देखो क्या होगा भाई, आप यहाँ पे चलो एनिमल का नहीं बना हुआ, नहीं तो बहुत ज़्यादा ड्राइंग अच्छा बन जाएगा। मान लो कि यहाँ कोई एनिमल है, ठीक है, तो मैं इतना अच्छे ड्राइंग नहीं बनाऊंगा, नहीं तो पता चला कि बच्चे बोलेंगे सर क्या ड्राइंग करते हो आप लोग। तो ये एनिमल है, इन्होंने क्या किया, इसको पूरा खा खा के ख़त्म कर दिया, ठीक है, इसे खा खा के ख़त्म कर दिया, खा खा के ख़त्म करेगा। देखो ये ख़त्म हो गया, तो इसके साथ साथ इसके जड़ वगैरह सबके सब रूट वगैरह क्या हो, ख़त्म हो जाएंगे। जब रूट खत्म हो जाएगा तो रूट का काम क्या होता है, होल्डिंग करना, मतलब सॉइल को होल्ड करके रखता है। जब इसका रूट खत्म होता है क्या होता है भाई, और इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए एनिमल मतलब ग्रेजिंग करना बहुत ज़्यादा ही क्या करता है, सॉइल के इरोजन पे इफेक्ट करता है। बिल्कुल आपका जो डी है, सी जो है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ड्राइंग का कोई मजाक नहीं बनाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अरे भाई रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गए आई थिंक यार। तो चलो ये आपका होमवर्क है, इसका मुझे जल्दी से आप खुद ही आंसर बता दो भाई, है ना, 2-4 क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो चुके हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन अलग है, हाँ, बट मुझे बताएंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। बताओ इसमें से मेन फैक्टर कौन सा है जो कि हेल्प करता है किसमें, सॉइल को फॉर्म करने में, सॉइल फॉर्मेशन में। तो जल्दी से बोलो क्या है, सनलाइट है क्या? सनलाइट हेल्प करेगा सॉइल को फॉर्मेशन करने में? नहीं मेरे भाई, सॉइल सनलाइट से उसका क्या ही लेना देना है। क्या होगा, एयर प्रेशर, क्या बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर, ये तो भाई एयर प्रेशर बिल्कुल ये भी नहीं करेगा। आपको आंसर हो जाएगा, आंसर हो वेदरिंग ऑफ रॉक। तो वेदरिंग ऑफ रॉक क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको अभी बताया है, जो क्या होता है, रॉक ब्रेड ऑफ। देखो रॉक क्या होता है, जो रॉक होता है ना, मिट्टी सॉरी पत्थर, तो ये क्या होता है, ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है। सपोज कि आपका बड़ा सा रॉक है, ठीक है, ये आपका बड़ा रॉक है, और ये ब्रेक होकर छोटा 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 छोटे 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 में कन्वर्ट हो गया था। यही धीरे 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 क्या होता है, फॉर्मेशन करता है रॉक का। ये डिटेल पढ़ोगे, बिल्कुल आप आगे डिटेल पढ़ोगे, सिंपल सा वर्ड में जान लो कि आपका बड़का सा रॉक है, बड़का सा छोटे 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 में क्या होता है, कन्वर्ट होकर मिट्टी बना देता है, तो जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस हेल्प इन द वाटर कंजर्वेशन। आप मुझे बताओ कि अब तक तो आपने सॉइल कंजर्वेशन देखा, आप पूछा भाई इसमें से बताओ कौन सा ऐसा प्रैक्टिस है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, जिसके हेल्प से हम करते हैं सॉइल को, सॉरी वाटर को कंजर्व। तो बताओ कौन सा है। क्या डिफोरेस्टेशन के हेल्प से आप वाटर को कंजर्व करोगे? नहीं भाई, डिफोरेस्टेशन के हेल्प से ना ही हम सॉइल को कंजर्व करते हैं, ना ही वाटर को, इसको तो कट कर दो। ओवर इरिगेशन नहीं, ओपन ग्रेजिंग, बिल्कुल आपका जो ड्रिप सिस्टम है, ये भी पता है ड्रिप सिस्टम कैसा सिस्टम है, ये आपका है मॉडर्न सिस्टम, मॉडर्न इरिगेशन है, मॉडर्न इरिगेशन है। आपने ऑलरेडी साइंस में पढ़ा होगा, और मैंने भी बहुत से क्वेश्चन कराए, मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ भाई, ड्रिप सिस्टम बेस्ट सिस्टम होता है। देखो आपके होते हैं इरिगेशन, होते हैं इरिगेशन, क्या होता है इरिगेशन, सिंचाई करना, मतलब जैसे खेती वगैरह कर रहे हो, जैसे आपका ये खेती है, ये आपका खेत है, खेत बोले तो जहाँ पे आप मतलब कि क्या बोलते हो, क्या बोलेंगे भाई उसको, जिसमें आप क्रॉप वगैरह का प्रोडक्शन करते हो, ठीक। तो वहाँ पे जैसे आपका क्रॉप, इसमें क्या पानी डालना होता है, इसमें जो पानी डालते हैं ना, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पानी को, मतलब क्रॉप में पानी को डालना, वो हमारा क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। तो इरिगेशन आपका कितने टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपका मॉडर्न इरिगेशन होता है, एक होता है ट्रेडिशनल इरिगेशन होता है। तो मॉडर्न इरिगेशन में पता 2 एग्जाम्पल मैंने आपको याद करवाया है, एक तो हो गया आपका ड्रिप सिस्टम, दूसरा था स्प्रिंकल सिस्टम। तो ट्रेडिशनल हमने आपको 4 बताया था, तो बताओ 4 में कौन कौन सा 4 है, ये आपका क्या है, ये भी है आपका होमवर्क है, बिकॉज ये है साइंस का सब्जेक्ट, और मैं आपका इसी के थ्रू सोच रहा हूँ आपका रिवीजन हो जाए, तो ऑलरेडी मैंने सब करवा दिया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज नोन एज गिफ्ट ऑफ नेचर। तो भाई इसको क्या कर दो आप, इसी को करो भाई स्टार पॉइंट, ये ही क्वेश्चन आएगा, अरे मतलब कि ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो बताओ गिफ्ट ऑफ नेचर निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रकृति का उपहार कहलाता है। क्या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाएगा? नहीं यार, ये क्यों कहलाएगा।
नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएगा, या कैपिटल रिसोर्सेज कहलाएगा, या टेक्निकल रिसोर्सेज। आपका जो गिफ्ट नेचर की बात आई तो भाई नेचुरल रिसोर्सेज होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए बी जो है ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कैपिटल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं, जल्दी बोलो तो। कैपिटल रिसोर्स के अंदर क्या आएगा, जो कैपिटल रिसोर्सेज के अंदर आता है, चलो बता देता हूँ। इसके अंदर आपका जैसा मनी वगैरह आ गया, पैसे 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 जो है पैसे पैसे जो करते रहते हो, तो ये आपका हो गया कैपिटल रिसोर्सेज आता है। जैसे आपका जो मशीन से जो क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं टेक्निकल रिसोर्सेज को बोल सकते हो, ठीक है भाई। या टेक्निकल रिसोर्सेज आप ऐसे भी बोल सकते हो जो कि किस पे बेस्ड होता है, जो नॉलेज बेस्ड होता है। नॉलेज बेस्ड रिसोर्सेज होता है, नॉलेज बेस्ड रिसोर्सेज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल रिसोर्सेज से बोलते हैं। तो वैसे इसकी आपको इतनी आवश्यकता नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मुझे बता दो इसमें से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब क्या है भाई, क्या होना चाहिए, जो कि लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता हो बनने में, और जो कि रिप्लेस इजीली नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वैसा तो भाई कोयल और कोयल पता है, सॉरी कोल पता है। कोल बनने में मिलियंस ऑफ द ईयर लगते हैं, और इसको रिप्लेस होने में भी मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, और ये लिमिटेड अमाउंट में नहीं, लिमिटेड ही अमाउंट में प्रेजेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। इसमें से बताओ कौन किसके हेल्प से हम प्रोटेक्ट करते हैं, किसको वाइल्ड लाइफ को किसके हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। क्या पोचिंग के हेल्प से करते हैं, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हेल्प से करते हैं। बिल्कुल आपका पहले मुझे ये बता दो पोचिंग क्या होता है। चलो पोचिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा। ये जो होता है ना, जब हंटिंग करते हो वाइल्ड लाइफ को इलीगली, है ना, इलीगली लिख लो, इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, या कोई भी एनिमल वगैरह अगर इलीगल हंटिंग करते हो वाइल्ड लाइफ, उसको हम बोलते हैं पोचिंग बोलते हैं। तो बताओ क्या हेल्प करता है आपका जो बिल्कुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके हेल्प से आप क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्ट करते हैं। और डिफोरेस्टेशन आपको मैंने बताया है, कटिंग ऑफ ट्री आपका क्या कहलाता है, भाई कट। अगर देखो इसमें क्या करोगे, ट्री को आप कट करोगे, ठीक है, ट्री को क्या करोगे, कट करोगे। जब ट्री को कट करोगे तो भाई ये क्या करेगा, क्या वाइल्ड लाइफ को ये क्या करेगा, मतलब प्रोटेक्ट करेगा, नहीं भाई ये तो डिस्ट्रॉय कर देगा वाइल्ड लाइफ। उसी टाइप इंडस्ट्रीज वगैरह है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी क्या करेंगे, कट करेंगे ट्री को इसमें कट करते हैं। ट्री को कट करने के बाद क्या करेंगे भाई, अपना इंडस्ट्री वगैरह लगाएंगे, और बेचारे जो जानवर भाई साहब यहाँ पे रहते हैं, तो बेचारे को क्या होगा, नुकसान होगा, है ना। अभी आप एग्जांपल अभी देख रहे होगे, है ना, नाम नहीं लूँगा मैं। तो देखो यहाँ पे अभी देखो, जैसे आप कहीं भी इंडस्ट्री वगैरह लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हो, उस एरिया का पूरा ट्री को कट करते हो। ट्री को कट करने से क्या होगा भाई, वाइल्ड लाइफ की अब क्या प्रोटेक्शन नहीं है भाई, वाइल्ड लाइफ मतलब डिस्ट्रॉय कर रहे हो, बिल्कुल ये इससे भी आपको नुकसान हो रहा है। तो आपसे पूछा क्या प्रोटेक्ट करते हैं, तो प्रोटेक्ट होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जल्दी से वीडियो को पॉज कर जल्दी से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कैन हेल्प कंजर्व सॉइल। इसमें से बताओ कौन सा ऐसा स्टेप है जिसके हेल्प से हम कंजर्व करते हैं, किसको, सॉइल को कंजर्व करते हैं। बिल्कुल आपका स्टार्टिंग जहाँ से किए थे फिर वहीं से लास्ट करने वाले हैं। क्या हो जाएगा भाई, आपका जो ट्रीज फार्मिंग होता है इसके वजह से हम क्या करते हैं, इसके वजह से हम करते हैं सॉइल इरोजन को क्या बोलते हैं भाई, इससे हम क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को हम प्रोटेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो यही आपका हो जाएगा कंजर्व, मतलब कि कंजर्व करते हैं सॉइल को इनडायरेक्ट वे में। तो बताओ जल्दी से आपके कितने आंसर आए हैं, है ना, जल्दी बताओ 20 में आपको कितने मार्क्स आए, 20 में आपको कितने मार्क्स आए, ये आपको जल्दी ईमानदारी से बता दो, जल्दी से कमेंट कीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो भाई इसे ईमानदारी से आप क्या करो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करो यार। और अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा, है ना। आई होप मेरी उम्मीद यही होती है कि आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट दूँ। तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। आपको कैसा लग रहा है वीडियो को चेंज करना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ तो है, अगर है तो बताओ, उसको भी दूर किया जाएगा। फिलहाल आप क्या कीजिए, वीडियो को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। देखो भाई ये मेरा एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, ये मेरा चैनल पेज है, बिल्कुल आप ये मेरा क्या आपका ही चैनल पेज है, चिन्नर चॉइस ग्रीन नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, इसे जरूर फॉलो कर लेना, और ताकि वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहता। और मेरा आईडी है एक आदिर 3। आप चाहो तो मुझे यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।